हेलो, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका नविका अकेडमी में। राजस्थान सूजस का करंट अफेयर अपन पढ़ रहे थे। सूजस सार अपन पढ़ रहे थे सूजस का करंट अफेयर सूजस सार, जो कि आपके राजस्थान सरकार की ऑफिशियल पत्रिका है। इसमें अपनी एक क्लास हो चुकी है। आज अपन दूसरी क्लास डिस्कस करेंगे इसके बारे में। कल की क्लास में कुछ टॉपिक पढ़े थे अपने साप्ताहिक वंश 1 से 7 जनवरी तक का। 1 से 7 जनवरी 2026 का कंटेंट अपन ने कल देख लिया। आज अपना ये 21 जनवरी तक का कंटेंट है। ठीक है? उसके बाद में एक क्लास और लेके आएँगे और उसके बाद में अपना जनवरी माह का जो सार है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ठीक है? पहला है आपका पहली न्यूज़ है आज की पीएम जन मन अभियान। क्या है? पीएम जन मन अभियान है। पीएम जन मन अभियान चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो जनजातियों के लिए जो योजनाएँ हैं, ठीक है? तो उनके बारे में अवगत कराया है जनता को। जनजातीय गौरव दिवस पर 2023 में शुरू की गई थी। अब जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने आपको बताया हुआ है और एग्जाम में भी पूछा हुआ था। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। ठीक है? तो इसको याद रखना। 15 नवंबर 2023 को पीएम जनमन अभियान शुरू किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मंत्रालय और 11 योजनाओं को इसमें एकीकृत कर क्रियान्वित किया जाता है, जिसमें जनजातियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है? इतना ही है बस। उसके बाद में जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान, 6000 से अधिक गांवों का चयन। अभी आरपीएससी का कोई पेपर हुआ था, वहाँ पे आरपीएससी ने पूछा कि लगभग 6100 गांवों का चयन किया गया है। तो सही बात है, 6000 से अधिक गांवों का चयन किया गया है। 55 लाख से अधिक जनजातीय लोगों को इसका लाभ मिलेगा। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 55 लाख से अधिक, राजस्थान की बात चल रही है ना, ये जो तीनों फैक्ट है वो राजस्थान के बारे में है। ठीक है? ये राजस्थान के बारे में है। ठीक है? धरती, एक और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनजातीय विकास कोष, जनजातीय विकास कोष जो फंड है वो 1750 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। ये पहले 1000 करोड़ रुपए का था। ये याद रखना भाई, वन लाइनर में आपसे पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट में प्रश्न आए तो याद रखना। जनजातीय विकास कोष जो पहले 1000 करोड़ रुपए का हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 1750 करोड़ रुपए कर दिया गया है रबी व खरीफ की फसल 2025-26 के लिए। ठीक है? 50,000 जनजाति कृषकों को सब्जी के लिए बीज मिनी किट प्रदान किए गए हैं। सब्जी के बीज प्रदान किए गए हैं, मिनी किट प्रदान किए गए हैं। ये आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और आरएस की एग्जाम में, या फिर इकोनॉमिक सर्वे, आपके जो इकोनॉमिक सर्वे है, एसआई में भी इकोनॉमिक सर्वे सिलेबस में दिया हुआ है, आरएस में है, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में भी ये सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वहाँ पे यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है? तो याद रखना, रबी खरीफ फसल 2025-26 के लिए 50,000 किसानों को बीज मिनी किट प्रदान किए गए हैं सब्जी के लिए। ठीक है? एक है आपके 1750 करोड़ रुपए का जनजातीय विकास फंड है, उसे कर दिया गया है। 6000 से अधिक गांव और 55 लाख से अधिक जनजातीय लोग राजस्थान में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में सम्मिलित हैं। ठीक है? याद रखना इसको। उसके बाद में जनजातीय जो नायक है, ये कौन है? ये है आपके जनजातीय नायक। जनजातीय नायक क्या नाम है? डूंगर बरंडा, ये नाम है, याद रखना इसको। डूंगरपुर। ठीक है? बांसिया, चारपोटा, बांसवाड़ा। तो बांसिया से बांसवाड़ा याद रखना है, डूंगर बरंडा से डूंगरपुर याद रखना है। ठीक है? और उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। उदयपुर में ये घोषणा की गई है भैया ना, उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। जबकि बांसिया, चारपोटा और डूंगर बरंडा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में इन जनजातीय नायकों के स्मारक बनाए जाएंगे। है ना? ये चर्चा में है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना। सवाई माधोपुर का 263वां स्थापना दिवस मनाया गया कब? 17 जनवरी को। अभी 17 जनवरी गई है, 4-5 दिन पहले, है ना? तो 263वां, ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सवाई माधोपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 263वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, ये एक जनरल सी न्यूज़ है, लेकिन ये चर्चा में ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इस स्थापना दिवस के दौरान अमरूद महोत्सव का क्रियान्वयन किया गया, इसे मनाया गया। ठीक है? अमरूद महोत्सव थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि
राजस्थान में पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है और इस तरह का महोत्सव देश में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। अमरूद महोत्सव देश में पहले कभी आयोजित नहीं किया गया। ये पहली बार राजस्थान में सवाई माधोपुर में आयोजित किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में याद रखना भई 18 जनवरी को ये शुरू हुआ है ना? 263वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान अमरूद महोत्सव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इसे शुरू किया गया। ये 2 दिवसीय महोत्सव है। इसकी अध्यक्षता की है कृषि मंत्री किरोड़ीलाल द्वारा, ठीक है? BNRBE इस पर इम्पोर्टेंट लगा लेना। जो भी ये क्लास देख रहा है, याद रखना BNRBE। बीही से आप इसको जौ, बाजरा, गेहूँ इस तरह की किस्म नहीं करोगे। ये अमरूद की एक नस्ल है ना? अमरूद की एक लोकप्रिय प्रजाति है जो पूरे देश में प्रसिद्ध है। भाई पूरे देश में आप भारत में जहाँ भी जाते हो तो एक तरह का अमरूद आपको देखने को मिलता है, वो किस्म कौन-सी है? BNRBE ये किस्म है, इसे याद रखना। BNRBE ये किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है, इसको याद रखना भाई, ठीक है? अमरूद प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किया जाएगा, 150 करोड़ रुपए की लागत से हाल ही में घोषणा की गई है। सवाई माधोपुर में हाल ही में कितने कितने रुपए की लागत से अमरूद प्रसंस्करण प्लांट का निर्माण किया जाएगा? लागत आपसे पूछी जा सकती है, तो लागत याद रखना 150 करोड़ रुपए की लागत से, ठीक है? तो 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए, 150 करोड़ रुपए की लागत से प्लांट बनेगा। BNRBE ये किसकी किस्म है? ये अमरूद की किस्म है भैया ना, ये याद रखना। अमरूद महोत्सव वाला टॉपिक थोड़ा-सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाकी की तुलना में। उसके बाद में एक और घोषणा की गई है अभी हाल ही में, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये याद रखना भाई, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना, ठीक है? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म है R4C, याद रखना। ये भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C की तर्ज पर गठित किया जाएगा। R4C मतलब राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में गठित होगा। अभी जब इसकी स्थापना होगी अपन इसको तब पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी चर्चा में था कि इसकी घोषणा की गई है, तो याद रखना भैया ना। 100वां नमन सेंटर, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखना। अब नमन सेंटर ये हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे। पहले तो इसमें आप स्थान याद रखना, सूरतगढ़ गंगानगर में इसके स्थापना की घोषणा की गई है। कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर में। प्रोजेक्ट नमन के तहत, कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट नमन के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्चुअल उद्घाटन किया राजनाथ सिंह ने। अब इतना समझ में आपके आ गया होगा कि रक्षा मंत्री उद्घाटन कर रहा है, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट नमन है ये किससे संबंधित है? ये उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए। तो उनके लिए 100वां नमन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित किया जाएगा भैया ना। ये 100वां नमन सेंटर आपको याद रखना है भैया ना, यहाँ से प्रश्न आएगा आपके। उसके बाद में है राजस्थान युवा नीति। ये इस महीने में, जनवरी महीने में आपका करंट अफेयर थोड़ा-सा टिपिकल इसलिए बन जाता है क्योंकि इस महीने में अपन 5-6 नीतियाँ पढ़ेंगे, ठीक है? 5-6 नीतियाँ हैं, कुछ योजनाएँ भी हैं और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरह का नया पेपर पैटर्न बना है कि आपसे अलग-अलग तरीके के स्टेटमेंट वाइज़ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पे ये प्रश्न, ये जिस तरह की न्यूज़ है, ये जिस तरह की करंट अफेयर है, जनवरी महीने का जो कंटेंट है करंट अफेयर का, ये कहीं न कहीं आरपीएससी को और अधीनस्थ बोर्ड को मदद करेगा पेपर सेट करने में, ठीक है? क्योंकि थोड़ा-सा टिपिकल सा लगता है दिखने में, है ना? राजस्थान युवा नीति, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था आपके जयपुर में, ठीक है? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हुआ था जयपुर में 12 जनवरी को, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में मनाया गया, ठीक है? युवा महोत्सव कब मनाया गया था? युवा महोत्सव, ये याद रखना भई, 12 जनवरी को एसएमएस स्टेडियम, कहाँ है ये? ये जयपुर में है इसका, इसे आयोजित किया गया था, ठीक है? एक तो ये बात समझना। दूसरी बात क्या है कि राज्य स्तरीय महोत्सव के दौरान राजस्थान युवा नीति 2026 जारी की गई, है ना? इस नीति के तहत शिक्षा और कौशल विकास के लिए युवाओं को उभरते क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जाएँगे। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में युवाओं को कौशल विकास के लिए आपके अवसर प्रदान किए जाएँगे। युवाओं में व्यक्तित्व विकास कर स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया, स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। विशेष जोर दिया जाएगा युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं पर, खेल पर, लैंगिक हिंसा प्रतिषेध भाई, ठीक है? युवा कलाकारों के संवर्धन पर, सारी बोल वचन वाली बातें हैं, है ना? लेकिन राजस्थान युवा नीति है तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अपन थोड़ा-सा आखिर में और इसको थोड़ा देख लेंगे। अभी अपन एक बार देख लेते हैं राजस्थान रोजगार नीति 2026,
ठीक है, युवा नीति की तुलना में ज़्यादा चांस किसके हैं? राजस्थान रोजगार नीति 2026 के आने के हैं। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। राजस्थान रोजगार नीति 2026 में कहा गया कि मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे भाई, ठीक है, ये याद रखना। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार, ये मेरे को लगता है कि इसमें जो डेट है ना, ये मार्च 2029, ये जरूर याद रखना, ठीक है। राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 और रोजगार कार्यालय, ये दोनों बात याद रखना। राजस्थान रोजगार पोर्टल और रोजगार कार्यालय को एकीकृत कर AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा रोजगार नीति के क्रियान्वयन के लिए। राजस्थान रोजगार नीति आई है 2026 की, ठीक है। अब ये नीति आई है, ये चर्चा में क्यों है ना? इसमें एक बात कही गई कि मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर सृजित किए जाएंगे। पहली बात तो ये आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूजस का करंट अफेयर की यही खासियत है, या तो लोग उसको पढ़ते नहीं है, और यदि लोग उसको पढ़ लेते हैं तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता, क्योंकि वहां से एग्जामिनर भी कोई ज्यादा हेरफेर नहीं करता, सेम टू सेम लाइन आपको एग्जाम में दे देता है। यदि आप पीवाई कुछ देखोगे करंट अफेयर के जो सूजस में से आए, इवन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जैसे इकोनॉमी में आ जाती है, राजस्थान इकोनॉमी का जिसका सिलेबस होता है जिस भी एग्जाम में, वहां पे सेम टू सेम लाइन आपके पेपर में देखने को आपको मिलती है ना। तो यही फायदा है कि जो लाइनें लिखी हुई है सेम टू सेम उस लाइन उसमें सूजस पत्रिका में दी गई है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये थोड़ी सी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आरपीएससी तो ये मान लीजिए कि यहाँ से प्रश्न बनाएगा, है ना। राजस्थान रोजगार पोर्टल और रोजगार कार्यालय को एकीकृत कर AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 को लागू करने के लिए एक AI आधारित प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। तो ये बात सही माननी है आपको, ठीक है। ई जॉब फेयर सुविधा प्रदान की जाएगी, ई जॉब फेयर सुविधा, अब नाम से पता चल रहा है जॉब फेयर, ठीक है, नौकरियों देने के लिए मेला लगाया जाएगा। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां प्रदान करने के लिए, ये अवसर प्रदान करने के लिए ये मेला आयोजित किया जाएगा। ये किसमें है? ये राजस्थान रोजगार नीति 2026 में है। क्या क्या बातें हैं कि मार्च 2029 तक क्या किया जाएगा? 15 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि इस नीति के क्रियान्वयन के लिए AI आधारित आपके जो प्लेटफॉर्म है वो सृजित उसका गठन किया जाएगा। तीसरी बात क्या है? ई जॉब फेयर का निर्माण का गठन किया जाएगा। ई जॉब फेयर क्यों? कि भाई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियां प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये बातें याद रखना। उसके बाद में एक योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये मान लीजिए कि आने वाली 4-5 एग्जाम्स में यहाँ से लगातार प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ इस पे, आप अभी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। शुभारंभ हुआ है 12 जनवरी 2026 को। अब 12 जनवरी 2026 को शुभारंभ कब हुआ? जब राज्य स्तरीय युवा महोत्सव SMS स्टेडियम में मनाया जा रहा था, ठीक है। ये बार बार बोलूंगा नहीं मैं, बस याद रखना 12 जनवरी को क्या था? राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समारोह था, याद रखना। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य है प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। अच्छा, जो नीति आ रही है आपके रोजगार नीति आ रही है, उसमें क्या है? 2029 तक, मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या बोल रही है? कि प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा। ये थोड़ा हटके बात होगी ना, कि आपको उद्यमी बनाया जाएगा, आपको ऐसे अवसर प्रदान किए जाएंगे कि आप उद्यम कर सकते हो आगे, है ना। विनिर्माण सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण, ये क्या है? ये प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान जरूर याद रखना। ये उद्देश्य हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रावधान। कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इस नीति में? पहला है आपके विनिर्माण सेवा एवं व्यापार सेक्टर में, ये याद रखना, विनिर्माण सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत सरकार 100% ब्याज का पुनर्भरण करेगी। यदि कोई व्यक्ति सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए, उसका क्षेत्र क्या क्या है? व्यापार है, सेवा है, विनिर्माण है। व्यापार, सेवा, विनिर्माण, यदि इनके लिए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करता है तो उसे 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कितने लाख रुपए का है? 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। और योजना के तहत सरकार ब्याज का 100%,
अब इस पर जो ब्याज होगा उसका 100% सरकार पुनर्भरण करेगी, ठीक है। इस पर 100% ब्याज पुनर्भरण होगा, ब्याज पुनर्भरण होगा, ठीक है, ये याद रखना। 100% ब्याज पुनर्भरण होगा, 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। एक और आपकी CGTMSE शुल्क, ये कौन सा शुल्क है? सूक्ष्म और, अच्छा ये शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने अभी ये कोई पेपर लिया था, वहां पर फुल फॉर्म ना देकर एक छोटा सा नाम दे दिया था। अब लोग करंट अफेयर में उसको समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है। तो आपको दोनों ही फॉर्म एग्जाम में देखने को मिल सकती है, फुल फॉर्म भी और शॉर्ट फॉर्म भी, ठीक है। सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क क्या है? सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट शुल्क, ठीक है, ये याद रखना। इसका पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है। अब दो चीजों को, पहले तो ये तीन चीजें समझना कि विनिर्माण, सेवा और व्यापार के लिए आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, यदि आप ब्याज मुक्त लोन मिलेगा यदि आप सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करते हो, पहली बात ये। और इसी के साथ में एक और बात क्या थी कि 100% ब्याज का पुनर्भरण कौन करेगी? सरकार पुनर्भरण करेगी। दूसरी बात है CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण किया जाएगा। ये दो बातें हो गई। अब अगली दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन की रखी दे रखी है। आवेदक यदि 8वीं या 12वीं तक पढ़ा हुआ है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे यदि आवेदक ने ITI कर रखी है, फिर स्नातक है या फिर अन्य कोई शैक्षिक योग्यता रख रखी है, ठीक है। तो यदि आवेदक 8वीं व 10वीं की कक्षा पास है तो वो क्या करेगा? तो सरकार उसे सेवा और व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए का लोन देगी, ठीक है। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो स्थापित करता है उद्यम, तो उसे 7.5 लाख रुपए का का ऋण प्रदान किया जाएगा। दोनों बातें कंफ्यूजिंग है, थोड़ा समझना ध्यान से वापस से, ठीक है। मैंने बोला यदि कोई आवेदक जो ऋण के लिए आवेदन कर रहा है और वह 8वीं और 10वीं कक्षा की पास कर रखा है उसने, है ना, 8वीं या 10वीं तक कहीं भी पढ़ा हुआ है, सॉरी माफ करना, 8वीं और 12वीं तक पढ़ा हुआ है, तो उसे सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए, दो कैटेगरी है, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए तो 3.5 लाख रुपए का, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए का, ठीक है। सेवा और व्यापार के लिए 3.5 और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा आपको, ठीक है। का ऋण ब्याज मुक्त ऋण है ये, जहां भी ऋण की बात आ रही है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आपके ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। जहां भी ऋण की बात आ रही है इसका मतलब है ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में 35,000 रुपए का मार्जिन मनी अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। कितना है? 35,000 रुपए का मार्जिन मनी प्रदान किया जाएगा। ये दोनों बातें समझना। वापस देख लीजिए, प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। अब युवा उद्यमी कैसे बनेंगे, इसको कहानी के टाइप में समझ लीजिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में उन्होंने बोला कि हम 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाएंगे। अब युवा उद्यमी कैसे बनेगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। अब यदि कोई व्यक्ति उद्यम स्थापित करना चाहता है, सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना चाहता है, कौन कौन से सेक्टर में? सेवा, व्यापार और आपके विनिर्माण सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यदि वह सूक्ष्म उद्योग की स्थापना करना चाहता है तो उसे 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, और जो ब्याज होगा उसका 100% पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी। ये एक बात समझना। उसके बाद में CGTMSE शुल्क है, इसका जो है पुनर्भरण कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब उसके बाद में दो एजुकेशन कैटेगरी है, एक है आपके 8वीं से 10वीं तक, सॉरी 8वीं से 12वीं तक पास किया हुआ पढ़ा हुआ। यदि कोई व्यक्ति 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए, सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए उसे 3.5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थापना के लिए वह ऋण लेता है तो उसे 7.5 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। इन दोनों ही कंडीशन में ऋण होगा ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है। दूसरी बात ये कि 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी, ठीक है। यदि 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है तो 35,000 रुपए तक की मार्जिन मनी प्रदान की जाएगी, इस बात को समझना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में इसको अलग से देख लेते हैं एक बार, कौन सी योजना है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा, समझना है इसको, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी की गई है, तो नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसका नोडल विभाग हो जाएगा। 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया गया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया गया, इस बात को समझना, ठीक है। मैं बता रहा था कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
इसमें 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा भाई, है ना। 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, इस बात को समझना। और ये एग्जाम में आएगा भाई, है ना। 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। कम से कम बाकी चीज याद ना हो तो इस चीज को रट लेना, ठीक है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है। कितने? 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, ये बात समझना। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत, है ना। 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। इसमें 18 से 45 वर्ष के आयु के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, ये नई बात होगी, ठीक है। कौन शामिल होगा इसमें? 18 से 45 वर्ष का युवा शामिल होगा। 18 से 45 वर्ष का युवा शामिल होगा, ये बात समझना भाई, है ना। 1 लाख युवाओं को ऋण मिलेगा। 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाया जाएगा, ये शर्त है इसमें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप 3 क्षेत्र में, व्यापार, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र, व्यापार, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में यदि आप ऋण लेते हो तो आपको हाईएस्ट 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। ब्याज मुक्त ऋण होगा। वह ऋण कैसा होगा? ब्याज मुक्त ऋण होगा, ब्याज मुक्त ऋण होगा, ठीक है। और ब्याज का 100% पुनर्भरण कौन करेगी? सरकार करेगी। 100% पुनर्भरण सरकार करेगी ब्याज का, ये बात समझना, ठीक है। एक तो ये बात होगी। उसके बाद में मैंने आपको जो क्वालिफिकेशन बताई थी, यदि कोई व्यक्ति 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए, ठीक है, उसे विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए, विनिर्माण के लिए 7.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, है ना। और सेवा और व्यापार के लिए, तथा सेवा और व्यापार के लिए कितना ऋण मिलेगा? याद रखना, 3.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। ये योजना है। कौन सी योजना है? आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में क्या क्या है? यदि कोई व्यक्ति 18 से 45 वर्ष का व्यक्ति है तो वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाए जाने का इसमें उद्देश्य रखा गया है, ठीक है। इसमें 3 क्षेत्रों में आपको ऋण प्रदान किया जाएगा, व्यापार, सेवा और विनिर्माण। यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में लघु उद्यम स्थापित करता है, सूक्ष्म उद्यम स्थापित करता है, तो उसे 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। और जो ब्याज होगा उसका 100% पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति 8वीं से 12वीं तक पढ़ा हुआ है, 12वीं पास है, ठीक है, तो उसे विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। और सेवा तथा व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। साथ ही याद रखना 35,000 रुपए का, ठीक है, 35,000 रुपए की आपके मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी, मार्जिन मनी भी प्रदान की जाएगी, इस बात को समझना, ठीक है। ये योजना याद रखना भैया ना, यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट योजना है थोड़ी सी। युवाओं को परियोजना परियोजना ऋण पर 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, अपन इसको देख चुके हैं। उसके बाद में अपन ने नीति देखी थी, 2 नीति अपन ने पढ़ी थी अभी, है ना। एक थी अपने रोजगार नीति, रोजगार नीति, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसको अपन पढ़ चुके हैं। और एक है आपके युवा नीति, है ना, इसको वापस से देख लीजिए। शिक्षा और कौशल विकास से युवाओं के लिए नए क्षेत्रों में अवसर, स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, खेलों का विस्तार, लैंगिक हिंसा की रोकथाम और युवा कलाकारों का संवर्धन करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और बुनियादी अधिकारों तक युवाओं की पहुंच, ये है युवा नीति 2026 के महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इनको याद रखना। ये तीनों ही जो नीतियां योजना है, इनकी अनुमति दी है राजस्थान के मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इनका अनुमोदन किया गया है, याद रखना भैया ना, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। कब किया गया है ये भी याद रखना, 12 जनवरी को अनुमोदन किया गया है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इनका अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर हमने अभी देखा है, इनमें सारे जो चीजें लिखी हुई है इनको याद रखना, ठीक है। 8वीं से 12वीं पास है, 7.5 लाख रुपए का विनिर्माण क्षेत्र के लिए, और सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपए का। जबकि स्नातक, आईटीआई और अधिक योग्यता वाला कोई युवा है ना, तो उसे 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा यदि व्यापार और सेवा में है, और विनिर्माण क्षेत्र में है तो उसे 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। मुझे लगता है कि मैं इस योजना को अलग से लिख के समझा दूं। कौन सी योजना है, ठीक है। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है भाई। यदि आप लोग बोर हो रहे होंगे कि बार बार मैं उसी योजना को मैं बता रहा हूँ, तो
कृपया पैसेंस रखें। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना। ये आने वाली एग्जाम्स में जरूर आपको 1 नंबर देके जाएगी, एक प्रश्न जरूर देके जाएगी, ठीक है? इसमें गलती नहीं करनी है। इसमें क्या-क्या था? एक बार देख लेते हैं। इस योजना में आपको क्या-क्या याद रखना है, ठीक है? एक तो ये कि 1 लाख युवाओं को 1 लाख 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, उद्यमी बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है? 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें आयु वर्ग कितना है? आयु वर्ग ज़रूर याद रखना भैया ना। आयु वर्ग है 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष, ठीक है? इसमें 3 क्षेत्र हैं, इसमें 3 क्षेत्र रखे गए हैं। अब क्षेत्र कौन-कौन से हैं? याद रखना भई, सेवा, व्यापार और विनिर्माण। सेवा, व्यापार और विनिर्माण ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है? याद रखना इस योजना में 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। एक तो ये बात हो गई, ठीक है? ब्याज का 100% पुनर्भरण कौन करेगी? सरकार करेगी। ब्याज का 100% पुनर्भरण कौन करेगी? सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, इस बात को याद रखना। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 2 क्वालिफिकेशंस इसमें दी गई है, ठीक है? यदि 8वीं से 12वीं पास है, 8वीं से 12वीं पास तक व्यक्ति पढ़ा हुआ है, आवेदक पढ़ा हुआ है, और एक दूसरी कैटेगरी है यदि व्यक्ति ने स्नातक कर रखी है या व्यक्ति आईटीआई कर रखी है, ठीक है? या अन्य योग्यता या अन्य अधिक शैक्षिक योग्यता वाला, मतलब इनसे भी ज़्यादा पढ़ा हुआ, अधिक होता है ना बीटेक वाले बेरोजगार, तो वो उनके लिए है ये ना, शैक्षिक योग्यता। बुरा मत मानना कोई बीटेक वाला देख रहा हो तो, ठीक है? या अन्य शैक्षिक योग्यता। अब इसमें समझना 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई है। यदि 8वीं से 12वीं पास है तो और वह व्यक्ति सेवा और व्यापार के लिए लोन लेना चाहता है, ऋण लेना चाहता है, तो उसे 3.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। 3.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। यदि वह व्यक्ति विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्यम की स्थापना के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे 7.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, इस बात को याद रखना, ठीक है? उसके बाद में थी स्नातक आईटीआई वाला। इसमें क्या देखा था अपन ने, पहले नहीं पढ़ा हुआ था ये। स्नातक आईटीआई एवं अधिक योग्यता धारक युवा सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए का और विनिर्माण क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए का ऋण प्रदान प्राप्त करेगा, ठीक है? स्नातक आईटीआई वाला व्यक्ति यदि सेवा और व्यापार के लिए ऋण लेता है, सेवा और व्यापार के लिए ऋण लेता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा भाई, इस बात को याद रखना, ठीक है? और विनिर्माण क्षेत्र के लिए यदि वह व्यक्ति ऋण लेता है तो उसका ऋण हो जाएगा 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है? उसके बाद में बस इतना है, इसको समझ लीजिए। अब एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है? 12 जनवरी 2026 को युवा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का क्रियान्वयन किया जा रहा था एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। उस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल के अनुमोदन से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू की। इस योजना में 18 से 45 वर्ष के युवा शामिल होंगे। इसका उद्देश्य है 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना, ठीक है? 3 क्षेत्रों के लिए सेवा, व्यापार और विनिर्माण के लिए इनमें लघु उद्यमों की यदि स्थापना की जाती है तो आपको ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और ऋण मिलेगा 10 लाख रुपए तक का, ठीक है? 100% ब्याज का पुनर्भरण राज्य सरकार करेगी, याद रखना है। इसमें यदि कोई आवेदक 8वीं से 12वीं पास है, सेवा और व्यापार क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के लिए उसे 3.5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र में 7.5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और साथ ही 35,000 रुपए की मार्जिन मनी अनुदान भी मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति स्नातक है, आईटीआई कर रखी है या फिर और भी अधिक शैक्षिक योग्यता वाला व्यक्ति है और वह उद्यम की स्थापना करता है तो सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए उसे 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा और विनिर्माण क्षेत्र के लिए उस व्यक्ति को 10 लाख रुपए का ऋण मिलेगा, ठीक है? ये योजना है, इसको याद रखना भाई। यहाँ से आपका प्रश्न आएगा, इस योजना से आपका प्रश्न आएगा भाई, ठीक है? उसके बाद में नेक्स्ट है आपके रोजगार नीति 2026। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कब तक? मार्च 2029 तक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण
ये याद रखना, एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जो क्या करेगा, इस नीति का क्रियान्वयन करेगा। पन्ना 20 को देख लिया है ना। सूक्ष्म उद्यम शुरू करने पर ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा रोजगार नीति में, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ई जॉब फेयर का आपके आयोजन किया जाएगा ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। 78वां सेना दिवस जयपुर में मनाया गया। कल भी मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था, ठीक है। कल इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि तीनों चीज याद रखना, ठीक है। आर्मी डे परेड याद रखनी है, कहाँ पे हुई थी, आर्मी डे परेड याद रखनी है भाई इसको ना, 15 जनवरी को। महल रोड, जगतपुरा में, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको शौर्य संध्या, याद रखना, शौर्य संध्या का आयोजन, क्योंकि आप लोगों को आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड कहाँ छकाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आर्मी डे परेड का आयोजन महल रोड, हर जगह महल रोड था, अखबारों में महल रोड था, सोशल मीडिया पे इसका उल्लेख मिलता है, तो आप लोगों को ये तो याद हो गया होगा। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके उपलक्ष्य में शौर्य संध्या का आयोजन कहाँ किया गया था, है ना, तो शौर्य संध्या का आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया गया था, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। शौर्य संध्या का आयोजन एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया गया था। और नो योर आर्मी, आर्मी अपनी सेना को जाने, इस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया था, भवानी निकेतन कॉलेज में। कहाँ किया गया था, भवानी निकेतन कॉलेज में। तीनों ही ऑप्शन में आप महल रोड मत कर देना, भवानी निकेतन कॉलेज आपके जयपुर में, ठीक है। ये तीनों याद रखना, बाकी मैंने कल पढ़ा दिया था। 78वां सेना दिवस था, मैंने बोला कि आपको ये संस्करण भी याद रखना है। कौन सा सेना दिवस था, 78वां सेना दिवस है भैया ना, 78वां सेना दिवस है, याद रखना। आयोजन की बात करें, महल रोड जगतपुरा में किया गया। चौथी बार दिल्ली से बाहर आर्मी परेड का आयोजन किया गया था, चौथी बार दिल्ली से बाहर था। पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में, जयपुर में महल रोड पर किया गया है, ये कोई सैन्य क्षेत्र नहीं है, नॉर्मल पब्लिक पैलेस है, लेकिन वहां पर पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। राजस्थान में पहली बार आर्मी परेड का आयोजन किया गया है, याद रखना। इस दौरान 5 सपूतों को मरणोपरांत सेना मेडल, इसको क्या बोला जाता है, गैलेट्री मेडल इसको बोला जाता है। मरणोपरांत 5 वीर सपूतों को मेडल प्रदान किया गया। मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार और लांस नायक प्रदीप कुमार, ठीक है। प्रदीप कुमार, सुभाष कुमार, दिनेश कुमार, सुनील कुमार, पवन कुमार, ये पांचों नाम याद रखना भाई, ठीक है। मुझे लगता है बाकी नहीं तो आरपीएस यहाँ से पूछ लेगी आपसे, बाकी और ना पूछे तो। उसके बाद में महिलाओं के उत्थान संबंधित कुछ पहले हैं, ठीक है। लाडो प्रोत्साहन योजना 1.5 लाख रुपए दे, पहले इसमें 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। अब इस योजना में राशि कितनी प्रदान की जाती है, 1.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 6500 रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं, पहले 5000 रुपए इस योजना के तहत प्रदान किए जाते थे, ठीक है। 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का शुभारंभ किया गया, जो कि महिला सुरक्षा को समर्पित है, इनको याद रखना, वैसे भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट बन रहा है, इसकी लागत है 230 करोड़ रुपए, ठीक है। 2230 करोड़ रुपए की लागत से चंबल नदी पर कोटा में, चंबल नदी पर दिगोद के पास, दिगोद कोटा के पास, दिगोद कोटा में क्या बन रहा है, एक एक्वाडेक्ट बन रहा है, एक्वाडेक्ट बन रहा है, ठीक है। पानी को अपलिफ्ट करने के लिए 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी, याद रखना इसको। उसके बाद में है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय, ईएमआरएस। अभी इसकी वैकेंसी आई है, एग्जाम भी लगा है, तो लोगों को याद होगा ईएमआरएस होते क्या है ना। तो कम से कम जो स्कूली परीक्षाएं हैं, सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो गई, फर्स्ट ग्रेड की हो गई, या असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई, ठीक है। यहाँ तो आपके प्रश्न आएगा ईएमआरएस क्या होता है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है, ठीक है। 31वां स्कूल बना है जम्बर रामगढ़ जयपुर में। ये जो ईएमआरएस स्कूल होता है, कितने हैं राजस्थान में, वर्तमान में 31 स्कूल है, वर्तमान में ऐसे 31 विद्यालय है, इस बात को समझना भाई। लेटेस्ट कौन सा है, जम्बर रामगढ़ जयपुर में है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। संचालन की बात करें, राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। ये संचालन जरूर याद रखना, उसमें आ जाएगा ऑप्शन में कि शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा इसका संचालन किया जाता है, याद रखना। राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल सोसाइटी द्वारा इनका संचालन किया जाता है।
ये सीबीएसई से संबंधित है, सीबीएसई का पैटर्न इसमें चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी वाले नहीं है, सीबीएसई वाले हैं। कक्षा 6 से 12 तक। अब आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि कक्षा 8 से 12 तक इनके स्कूलों का संचालन किया जाता है, पहली से छठी तक इन स्कूलों का संचालन किया जाता है। तो इसमें याद रखना कक्षा 6 से 12 तक सीबीएसई पैटर्न पर इन विद्यालयों का संचालन राजस्थान स्टेट एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। कक्षा 11 व 12 में विज्ञान व कला संकाय उपलब्ध है। वो कह सकता है आपसे कि केवल कला संकाय इसमें उपलब्ध है, ठीक है। याद रखना विज्ञान व कला दोनों है। सुविधा इसमें प्रदान की जाती है, निःशुल्क शिक्षा, पाठ्य पुस्तकें, आवास, भोजन, ड्रेस आदि इसमें उपलब्ध करवाए जाते हैं। ये तकनीकी शिक्षा व स्किल्स कोर्स की शिक्षा भी उपलब्ध करवाते हैं, जैसे एआई आधारित नवाचार के ज्ञान भी इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रणाली भी इसमें उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें याद रखना। ईएमआरएस के बारे में लेटेस्ट कौन सा है, जम्बारामगढ़ जयपुर में है, जो कि मई 2025 में बना था। कब? मई 2025 में। अब सूजस में आया हुआ है तो कवर करना जरूरी है। उसके बाद में एक अभियान है, बहुत महत्वपूर्ण अभियान है, प्रेरणा अभियान 2.0। प्रेरणा अभियान 2.0 एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हो सकता है यहाँ से भी आपको प्रश्न देखने को मिल जाए, ठीक है। चर्चा में क्यों है? प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ये जो इसका फुल फॉर्म है प्रेरणा की, है ना। आप तो प्रेरणा अभियान 2.0 याद रख लेना, ठीक है, वो याद हो जाए काफी है। ये नाम याद करोगे इतने में तो आपका पेपर हो जाएगा। प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। बाल विकास मंत्री कौन है आपके? दिया कुमारी। बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी, है ना। ये कौन है? उप मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। इनकी प्रेरणा से इस अभियान को शुरू किया गया। अब ये इस विभाग की मंत्री है, तो निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, समेकित बाल विकास सेवाओं को क्या कहा जाता है? आईसीडीएस। क्या कहा जाता है? आईसीडीएस, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस द्वारा शुरू किया गया है निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, है ना। ये निदेशालय याद रखना भाई, है ना। आपसे प्रश्न गलत करवाया जाता है ऐसे। इसका उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना। मातृ पोषण की बात करता है, शिशु पोषण की बात करता है ना। मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य है। प्रेरणा अभियान 2.0 दिया कुमारी द्वारा शुरू किया गया, बाल विकास मंत्री के रूप में। निदेशालय याद रखना समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस इसका संचालन करेगा, ठीक है। समय याद रखना 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। समय नहीं, इसको अवधि कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा। अवधि, इसकी अवधि याद रखना 19 जनवरी से 19 फरवरी, ठीक है। 19 जनवरी से 19 फरवरी याद रखना। अभियान के तहत आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवाओं से वंचित सभी पात्र लाभार्थियों को, जिसमें गर्भवती, शुरुआती 3 माह की गर्भवती महिलाएं शामिल होगी, धात्री महिलाएं शामिल होगी, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे। आकांक्षी जिलों में किशोरी बालिकाओं का पंजीकरण किया जाएगा। किस किस का पंजीकरण किया जाएगा? आकांक्षी जिलों की किशोरी बालिकाएं हैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती, शुरुआती 3 माह और धात्री महिलाएं हैं। इनका इस अभियान के तहत प्रेरणा अभियान 2.0 के तहत रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उद्देश्य है मातृ एवं शिशु पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार करना, इसका उद्देश्य है। अवधि याद रखना 19 जनवरी से 19 फरवरी, ठीक है। ये है आपका प्रेरणा अभियान 2.0, ठीक है। ये इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है, दिया हुआ है। 19 जनवरी से 19 फरवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के कवरेज क्षेत्र में प्रत्येक घर का सर्वेक्षण कर, ये जानकारी है इनको जुटानी है। कौन कौन सी जानकारी है? कोई काम की नहीं है, ठीक है। इसमें से आप अपने पढ़ लिया है कौन कौन शामिल होगा उद्देश्य में, वो याद रखना, ठीक है। अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के लिए विशेष निर्देश प्रदान किए गए हैं। अब सूजस में इसको बार बार रिपीट हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार डाल देता हूँ, क्या पता एग्जाम में प्रश्न आ जाए। सर्वे किया जाएगा इसमें, ठीक है। सर्वे किया जाएगा प्रेरणा अभियान 2.0, ठीक है। ये जरूर याद रखना भैया ना। प्रेरणा अभियान 2.0 में कौन कौन सी गतिविधि शामिल है? भैया आप याद करके जाओ कि भैया हमें तो 19 जनवरी से 19 फरवरी का याद रखना है, ठीक है। विभाग याद रखना है, निदेशालय कौन सा है? समेकित बाल विकास सेवाएं है, किसने शुरू किया है, अवधि याद रखनी है। लेकिन यदि ऑप्शन में आपको ये सब मिले ही ना और मिल जाए कि इसमें कौन कौन से निर्देश शामिल किए गए हैं या फिर कौन कौन सी गतिविधियों का कार्य आयोजन किया जाएगा, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भैया ना। सर्वे किसका किया जाएगा? गर्भवती महिला और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का पूर्ण पंजीकरण किया जाएगा। कुपोषण प्रबंधन इसमें किया जाएगा। अम्मा कार्यक्रम के अनुसार SAM और मैम की पहचान की जाएगी। मातृ वंदना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 के तहत सभी पात्र परिवारों को लाभ प्रदान किया जाएगा। जागरूकता के लिए प्रथम 1000 दिनों के महत्व पर गृह भ्रमण किया जाएगा।
अपडेट किया जाएगा, इसमें पोषण ट्रैकर पर जानकारी प्रदान की जाएगी, अपडेट किया जाएगा, जागरूकता है, मातृ वंदना योजना से संबंधित प्रावधान है, कुपोषण के लिए, अम्मा कार्यक्रम, सर्वे के लिए 0 से 6 वर्ष की और गर्भवती महिलाओं का सर्वेक्षण, इनमें पंजीकरण किया जाएगा, है ना, इसको याद रखना। उसके बाद में है कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा, किस जिले ने शुरू किया है? राजसमंद में आपका काम हो जाएगा। कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा नाम से पता चल रहा है, कृषकों का पंजी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, किसी फार्मर की रजिस्ट्री के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है। उद्देश्य है किसान को कार्यालय बुलाने के बजाय प्रशासन स्वयं किसी उनके घर तक पहुंच जाए, है ना, स्वयं किसान तक पहुंच जाए, किस नहीं है भैया ना, गलत नहीं समझना है, ये किसान है, किसान तक पहुंच जाए। राजसमंद जिला कृषक अधिकार पंजीयन पखवाड़ा राजसमंद जिला द्वारा शुरू किया गया है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये मान लीजिए कि जो योजना थी ना आपके मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, ठीक है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसके चांस है एग्जाम में आने के। क्यों चांस है? पहली बात तो इसमें याद रखना, ठीक है, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, क्या याद रखना है इसमें? राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसको शुरू किया गया, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है, इस बात को याद रखना, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है। राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी, राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। उद्देश्य क्या है इसके? सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्रों में एंकर निवेश को आकर्षित करना, विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना, फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाना। आरएस मेंस में आएगी, ठीक है, आएगी मतलब आ सकती है ना, प्री के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, एसआई में भी ये सिलेबस में आएगी, ठीक है। ईओआरओ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मतलब आरपीएससी की जो आने वाली बड़ी भर्ती है वहां पर ये देखने को मिल सकती है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसका अनुमोदन किया गया, राजस्थान की पहली सेमीकंडक्टर पॉलिसी है। उद्देश्य भी याद रखने हैं, फेबलेस डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों का विकास करना, ठीक है, सेमीकंडक्टर और सेंसर्स के क्षेत्र में एंकर निवेश को आकर्षित करना, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% की छूट दी जाएगी, 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, स्टाम्प शुल्क भू रूपांतरण शुल्क में 75% छूट तथा 25% पुनर्भरण। क्या है? स्टाम्प शुल्क भू रूपांतरण शुल्क में 25% छूट प्रदान की जाएगी और 75% छूट प्रदान की जाएगी और 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी के 60% के समतुल्य पूंजी अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाए गए टर्म लोन पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा, ठीक है। सारी पॉलिसीज बोरिंग ही होती है ना, ऐसा नहीं है कि यही पॉलिसी आपके लिए याद करने में टिपिकल है। वैसे ये तो इसमें तो बहुत कम चीजें है ना, 4-5 ही फैक्ट है, नीतियों में आपके 10-10 फैक्ट होते हैं सेम इसी तरह के, है ना। तो उद्देश्य तक तो इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है, राजस्थान की पहली है क्या उद्देश्य है वो तो हो गया। उसके बाद में आपके पास 4 पॉइंट बचते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट में से एक तो बहुत सीधा है, 7 वर्ष तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट। ये मान लो कि 7 साल तक लाइट छूट है, लाइट की फ्री है, ठीक है, 7 साल तक विद्युत फ्री है, 100% है ना, तो याद रख लो कि 7 साल तक लाइट फ्री हो गई। उसके बाद में स्टाम्प शुल्क भू रूपांतरण शुल्क याद रखना है, क्या याद रखना है? स्टाम्प शुल्क याद रखना है और भू रूपांतरण शुल्क याद रखना है। स्टाम्प शुल्क है, भू रूपांतरण शुल्क है, 25% की छूट, और सॉरी 75%, क्या हो रहा है मुझे बार बार में लिख देता हूँ एक बार, है ना, 75% की छूट है और 25% का पुनर्भरण होगा, है ना, ये याद रखना। छूट कितने की है? 75% की है। भारत सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भी इसमें लाभ प्रदान किया जाएगा, 60% की सब्सिडी, पूंजी सब्सिडी, है ना। बैंक और वित्तीय संस्थाओं से जो टर्म लोन लिया जाता है उस पर 5% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। ये चारों पॉइंट याद रखना, है
है ना? एग्जाम में आएगी भैया ना, हल्के मत लेना इसको। पर्यावरणीय परियोजनाओं की लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति की जाएगी। यदि आपकी परियोजना पर्यावरणीय परियोजनाओं से संबंधित है, ठीक है, इसकी लागत का 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, ठीक है। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100% छूट दी जाएगी। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम प्रणाली में प्रमाणित इकाइयों के सहमति शुल्क में 50% छूट। इसका मतलब क्या है? ग्रीन रेटिंग प्रणाली कौन सी हो गई भैया? आप नया उद्यम स्थापित करते हो तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव आने वाले हैं, ठीक है। तो एक एजेंसी होती है जो ग्रीन रेटिंग प्रदान करती है, आपके आपके उद्यम को ग्रीन रेटिंग प्रदान करती है, ठीक है। अब ग्रीन रेटिंग के लिए जो शुल्क लगता है उस शुल्क का 50% का आपको छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 7 वर्षों में विद्युत शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी। ओवरऑल विद्युत शुल्क की बात करें तो 7 वर्ष तक 100% की लाइट फ्री है, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें, 21 जनवरी 2026 को, ठीक है, ये योजना लागू की गई, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी। 21 जनवरी 2026 को याद रखना है भैया ना, मैं वापस बोल रहा हूँ, 21 जनवरी 2026 को सेमीकंडक्टर पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई राज्य मंत्रिमंडल द्वारा। एग्जाम में आएगा ये ना, ये डेट याद रखना। 21 जनवरी 2026 को कौन कौन सी पॉलिसी को दी गई? अपना आगे 2 पॉलिसी और है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ये तीनों पॉलिसियों को 21 जनवरी 2026 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, ठीक है। अब वापस से वही उद्देश्य आगे जो अपन पढ़ लिए हैं, है ना, तो याद रखना, इसको आप पढ़ सकते हो। वैसे तो जो सारी चीजें उद्देश्य अपन पहले पढ़ चुके हैं वो सेम उद्देश्य है। 21 जनवरी 2026 को मंत्रिमंडल ने इसको अनुमति दी है, ये याद रखना सारे फैक्ट। तो वैसे इनको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो जो पॉलिसीज है, पॉलिसीज को वापस से अपन जो अलग से नीतियां पढ़ेंगे, राजस्थान सरकार की नई जो नीति आई है 2026 में और 25 के दिसंबर नवंबर में, इन नीतियों को अपन वापस से अलग से एक वीडियो लाके अलग से पढ़ लेंगे, है ना, तो लोड लेने की कोई बात जरूरत नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में ये याद रखना है, मंत्रिमंडल की बैठक में वापस से वही 21 जनवरी वाला, ठीक है। कौन सी पॉलिसी है आपकी इस बार? अशांत क्षेत्र में, ये पॉलिसी का नाम है भैया ना, इसको नाम को लिख लेता हूं मैं अलग से, इसको देख के घबराना नहीं है, नाम इतना बड़ा ही है ना। अशांत क्षेत्रों में, अशांत क्षेत्रों में, अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की, स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के, किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण, ये अधिनियम लाया जाएगा। अच्छा, अभी लाया नहीं गया, ये विधेयक लाए गए, है ना, ये विधेयक लेके आए, अभी अधिनियम नहीं लेके आए। क्या क्या है? क्या है? अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों का संरक्षण, ये लाया जाएगा। अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक 2026 लाया गया है। इसे अनुमति बाद में प्रदान की जाएगी, बाद में इसको अधिनियम बनाया जाएगा। इसकी में जो आपके जो दिए गए हैं, ये उद्देश्य है इसके, राज्य में कई क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनी रहती है। जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बनने से सार्वजनिक स्वास्थ्य, सद्भाव, मेल जोल से रहने के सामुदायिक चरित्र पर प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उस क्षेत्र में अशांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को अपनी स्थायी संपत्तियां कम दामों पर बेचने को मजबूर होना पड़ता है। इस विधेयक के पारित होने के बाद राज्य में अशांत क्षेत्र में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं उक्त संपत्तियों पर किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा एवं राज्य में सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना कायम की जा सकेगी, ठीक है। इस विधेयक को विधानसभा से आगामी सत्र में रखा जाएगा, आगे रखा जाएगा, अपन इसको आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। बस इतना है कि अशांत क्षेत्र में जो स्थायी निवासी है, यदि वह रहना नहीं चाहते, वहाँ पे कोई समस्या है, तो उन्हें किराए पर दे सकते हैं आप उस भूमि को, कुल मिला के उनको बेच सकते हैं, कम दामों पर ना बेचे। पहले मजबूर होते थे कि भैया हमें यहाँ रहना ही नहीं है, तो उस जमीन को कम दामों पर बेच दिया जाता था, अब उसके अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं, इसके लिए विधेयक लाया जाएगा, ठीक है। इन चीजों के लिए भी विधेयक आता है भाई, देख लो। 21 जनवरी 2026 को राजस्थान एयर स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025 का अनुमोदन किया गया। राजस्थान एयरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2025, भाई ये भी महत्वपूर्ण है, एयरो स्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, ठीक है। एक पढ़ी थी अपने सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एक ये, दोनों महत्वपूर्ण है। इस नीति, यह नीति प्रदेश में रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के साथ ही राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने की दिशा में कार्य करेगी, ठीक है।
बड़े निवेश को आकर्षित करने के साथ एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। ठीक है, बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जाएगा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में। गुणवत्तापूर्ण रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे। नीति है, क्या उद्देश्य होंगे? आपके रोजगार प्रदान किया जाएगा, भाई रोजगार मिलेगा, कोई भी चीज बनती है तो। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान में क्या था, बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, राजस्थान में निवेश होगा, है ना, डिफेंस सेक्टर में निवेश किया जाएगा। राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस में, एरोस्पेस, राजस्थान को एरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में, डिफेंस के विनिर्माण हब के रूप में विकसित किया जाएगा। विनिर्माण हब के रूप में राजस्थान को विकसित किया जाएगा, ये उसके उद्देश्य है। ठीक है, 21 जनवरी को कुल मिलाकर 4 नीतियां लागू की गई है। ठीक है, ये बातें याद रखना भैया। 21 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने 3 नीतियों का अनुमोदन किया है। कौन कौन सी है? एरोस्पेस, एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी, एंड डिफेंस पॉलिसी 2026, पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी 2026। एक तो ये हो गई। दूसरी कौन सी पॉलिसी है? अशांत क्षेत्रों में, अशांत क्षेत्रों में स्थायी, स्थायी संपत्तियों के मामले में किराएदारों पर, मालिकों पर, स्थायी निवासी मालिक और किराएदारों को संरक्षण, किराएदारों को संरक्षण। एक नीति ये हो गई। एक कौन सी पड़ी थी? राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर नीति 2026। ये 3 नीतियां आई है भैया ना। कब आई है? 21 जनवरी 2026 को। ये डेट जरूर याद रखना। राज्य मंत्रिमंडल ने इनका अनुमोदन किया है, राज्य मंत्रिमंडल ने इनका अनुमोदन किया भाई, है ना, राज्य मंत्रिमंडल ने, राज्य मंत्रिमंडल ने इसका अनुमोदन किया है। इसमें से मैं ये मानता हूं कि आपके जो एरोस्पेस डिफेंस पॉलिसी का पता नहीं, पर सेमीकंडक्टर पॉलिसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर पॉलिसी आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। उसके बाद हम आगे चलते हैं। पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट सी, राजस्थान को गोल्ड अवार्ड। राजस्थान के बारे में पहले पढ़ाया था मैंने, करंट अफेयर पढ़ाई थी उसमें, कि राजस्थान पीएम कुसुम योजना में, ठीक है, पीएम कुसुम योजना में जो 3 घटक है, उसमें घटक ए व घटक बी, इसमें राजस्थान उत्कृष्ट कार्य करता है। पहले था घटक ए में, राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, लेकिन अभी घटक बी में राजस्थान ने गोल्ड पुरस्कार जीता है। ठीक है, गोल्ड जीता है, इसका मतलब आप घटक बी में भी प्रथम स्थान पर आ चुके हो, फर्स्ट स्थान पर आ चुके हो, इस बात को याद रखना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना के घटक सी में राजस्थान पहले स्थान पर आया है, गोल्ड जीता है। समारोह हुआ था, ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन का वार्षिक समारोह हुआ था नई दिल्ली में, उसमें राजस्थान डिस्कॉम्स को गोल्ड पुरस्कार मिला, पहला स्थान मिला। पुरस्कार केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदान किया गया और प्राप्तकर्ता कौन है? आरती डोगरा, ये चेयरमैन है, राजस्थान डिस्कॉम्स की चेयरमैन है आरती डोगरा, इनके द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में देश में प्रथम स्थान पर है, और कंपोनेंट सी में फीडर लेवल के सोलराइजेशन के लिए राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, इसको याद रखना। ठीक है, एक तो ये न्यूज है कि घटक ए घटक सी में राजस्थान पहले स्थान पर है, और दूसरी ये न्यूज है कि राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए। याद रखना, 73 विजेता इसमें शामिल है। ऊर्जा संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए 73 विजेताओं को सम्मानित किया गया, इस बात को याद रखना। संख्या पूछी जाएगी आपसे, पहले एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, 73 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया, है ना। उसके बाद में है राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय, जो 21 जनवरी को लिए गए थे, मैंने बताया आपको। इसमें एक और है, ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को स्वीकृति। कौन कौन सी ऊर्जा परियोजना? बीकानेर, बीकानेर जिले में लाखूसर। ठीक है, एक तो याद रखना है लाखूसर, दूसरा है जैसलमेर में, जैसलमेर में याद रखना रामगढ़, जैसलमेर का रामगढ़, और बीकानेर का लाखूसर, ये 2 बातें याद रखना। ठीक है, इस निर्णयों से राज्य की सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जाएगी, कोई काम का नहीं है। प्रश्न आपके वैसा आएगा कि हाल ही में बीकानेर जिले की, बीकानेर हाल ही में राजस्थान में, दोनों का आपको जोड़ बता देगा कितनी हेक्टेयर भूमि स्वीकृत की गई हाल ही में राजस्थान में, किस निम्न में से किस स्थान पर
72.06 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया सौर ऊर्जा परियोजना के निर्माण के लिए। तो ठीक है, उसमें आपको रामगढ़ नहीं देगा, उसमें पूछ देगा आपको लाखूसर, क्योंकि जमीन कितनी आवंटित की गई है, 72.6 हेक्टेयर भूमि लाखूसर बीकानेर में है, और 745.41 हेक्टेयर भूमि आपके रामगढ़ नंबर 2 के ग्राम रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ के उत्तर में मतलब रामगढ़ में। तो याद रखना है जैसलमेर का रामगढ़ आपको याद रखना है, जैसलमेर का रामगढ़। ठीक है, इसमें कितने हेक्टेयर भूमि प्रदान की गई है, 745.41 हेक्टेयर, और लाखूसर बीकानेर में। ठीक है, बीकानेर का लाखूसर की बात करें तो 72 हेक्टेयर, लगभग 72 हेक्टेयर है ना लाखूसर। मोटा मोटा इतना याद रखना कि 72 हेक्टेयर है लाखूसर बीकानेर में, और 700 हेक्टेयर है जैसलमेर के रामगढ़ में। सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि का आवंटन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है पशुपालक उन्नत तकनीक का लाभ उठाए। ये इसका क्या है, ये उन्नत वर्गीकृत सीमांत सीमन तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान कराए बछड़िया पर। ठीक है, जो योजना है राजस्थान सरकार ने पशुपालकों के लिए ये योजना शुरू की है। ठीक है, पशुपालकों के लिए ये योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। कृत्रिम गर्भाधान कराए जाने पर जो बछड़िया है उनके जन्म के लिए कृत्रिम गर्भाधान करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने इसको शुरू किया है। बछड़ियों के जन्म की संभावना 85% दर्शाई जाती है। पशुपालक द्वारा वहन किए जाने वाला व्यय है 70 रुपए प्रति स्ट्रा। ठीक है, बछड़ियों के वयस्क होकर ब्याने पर दूध उत्पादन में वृद्धि, उन्नत वर्गीकृत सीमन की सुविधा सभी विभागीय संस्थाओं में। कृत्रिम गर्भाधान मिलने पर अनुदान है 50 रुपए से बढ़ाकर 75%। ठीक है, ये याद रखना भैया ना, कृत्रिम गर्भाधान पर मिलने वाला अनुदान, यदि आपने बछड़ियों का जो कृत्रिम गर्भाधान करवाया है उस पर पहले 50% का अनुदान प्रदान किया जाता था, अब वह अनुदान बढ़ाकर 75% कर दिया गया है। ठीक है, बस्सी स्थित फ्रोजन सीमन बैंक, ये किसमें आया था, फ्रोजन सीमन बैंक का क्वेश्चन आया था अभी रीट लेवल 1 में। ठीक है, जिसको आप महाकुंभ बता रहे थे पेपर को कि बहुत टफ पेपर आया है ना, तो उस पेपर में भी प्रश्न आया है। अत्याधुनिक वर्गीकृत सीमन उत्पादन इकाई कहाँ है आपके, जयपुर में है। ठीक है, जयपुर के बस्सी में है, कौन सी है, आप तो इतना याद रख लीजिए, फ्रोजन सीमन बैंक। फ्रोजन सीमन बैंक कहाँ है आपके, सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक है आपके बस्सी जयपुर में। ठीक है, बस्सी जयपुर में हर महीने की करंट अफेयर में ये रिकॉल हो जाता है ना, याद रखना। तो ये आप याद रखना है, कृत्रिम गर्भाधान पर मिलने वाला अनुदान याद रखना है, पहले 50% था, अभी बढ़ाकर 75% कर दिया है कृत्रिम गर्भाधान पर अनुदान। ठीक है, सभी विभागीय संस्थाओं पर इस तरह की सीमन सुविधा उपलब्ध है ना, याद रखना। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, पशुपालक द्वारा कितना खर्चा आएगा इस पर, 70 रुपए प्रति स्ट्रा का खर्चा आएगा। बछड़ियों के जन्म की संभावना 85% तक है इस तकनीक के द्वारा, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा। कुल मिला के यही इस योजना में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बछड़ियों का जन्म किया जाएगा। ठीक है, इसमें आपके जो पैसे आने हैं प्रति स्ट्रा 70 रुपए आने हैं, आपको अनुदान भी प्रदान किया जाएगा, 70% का अनुदान प्रदान किया जाएगा, और प्रत्येक संभागीय मुख्यालय पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध है, सीमन की सुविधा उपलब्ध है भाई। ठीक है, तो ये अपना करंट अफेयर का हुआ आज के महीने का। इसमें मैं वापस बोल रहा हूँ कि जो नीतियां है 3, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, एरोस्पेस पॉलिसी और शांत क्षेत्र में आपकी संपत्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसी आने वाली है, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी मैं वापस बोल रहा हूँ, इसको याद रखना, सेमीकंडक्टर पॉलिसी। आपको एक प्रश्न देखे जाएगी, इसमें जितने भी प्रावधान है, ठीक है, सारे याद रखना। और उसके बाद में मैंने आपको एक नीति बताई थी, कौन सी नीति थी, एक ये प्रेरणा अभियान 2.0 जरूर याद रखना भैया ना, 19 जनवरी से 19 फरवरी। 31वां ये हमारे स्कूल जम्मारामगढ़ जयपुर में है, इसको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई थी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026, इसको मत भूलना भाई, यहाँ से आपका प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, वापस से इनको एक बार पढ़ लेना, क्लास पूरी होने के बाद में मैंने स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, और वापस से मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। ठीक है, और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये तीनों चीज याद रखना। कौन सी है वो, ये युवा नीति 2026, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार मेला। ठीक है, अच्छा, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इनको 12 जनवरी को अनुमोदन किया गया है ना, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 12 जनवरी को अनुमोदन किया गया है। युवा नीति 2026, रोजगार नीति 2026 और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026, ये तीनों याद रखना। 12 जनवरी को राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान इसका संचालन किया गया है, इनकी शुरुआत की गई है भाई। ठीक है, तो आज का अपना सुजस सुजस की 3 क्लासेस हो चुकी है अपनी। पहली क्लास थी अपनी, पहली क्लास में अपन ने सुजस पढ़ा था 1 से 7 जनवरी का, 1 से
7 जनवरी का सप्ताह, ठीक है, पहले सप्ताह का। दूसरी क्लास आज हुई है, इसमें अपन 21 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ चुके हैं सुजस का, 21 जनवरी तक का, ठीक है। एक पार्ट और आएगा, उसमें अपन पूरे 31 जनवरी तक, इसका मतलब वो क्लास फरवरी में आने वाली है, ठीक है, 1 या 2 फरवरी को वो क्लास आएगी। उसमें 31 जनवरी तक का करंट अफेयर पढ़ लेंगे। इसका मतलब ये कि जो जनवरी माह का सुजस है, अपन 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद में एक और क्लास लेके आएंगे, उसमें अपन स्पोर्ट वाला सेगमेंट, क्योंकि स्पोर्ट क्या इसमें कवर नहीं होता, सुजस में स्पोर्ट कवर नहीं होता, अवार्ड्स कवर नहीं होते, प्रमुख व्यक्तित्व कवर नहीं होते, प्रमुख व्यक्तित्व इसमें कवर नहीं होते, ठीक है। तो व्यक्तित्व स्पोर्ट अवार्ड अपन इसकी अलग क्लास लेके आएंगे और उसको वहां पे पढ़ लेंगे फरवरी में, ठीक है, जनवरी का। तो करंट अफेयर का के लिए आप जुड़े रहिए नविका अकेडमी के साथ में, और आने वाली आरपीएससी की हर एग्जाम के हिसाब से आपके लिए शानदार कंटेंट प्रस्तुत किया जाएगा। सारा ऑफिशियल कंटेंट है ये, है ना, तो जस्ट कवर कर रहे हैं राजस्थान सरकार की साइट से। आपने देखे होंगे कि फोटोज है, स्क्रीनशॉट है, ये सरकारी साइट से, डिपार्टमेंटल साइट जो होती है वहां से आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी की कुछ क्लासेस अधूरी है, उनको भी आप कंटिन्यू करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया गया, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ये जो पढ़ाया है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आने वाले समय में जो महीने की पूरी A4 साइज की मैगजीन है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है। जुड़े रहिए नवीक अकेडमी के साथ में। धन्यवाद।